स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम रूबी है। मेरी उम्र 22 साल थी और मैं अमेरिका में रहती थी। दरअसल मैं यहीं पर पली बड़ी थी। मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरी 2 बहनें थीं और 2 भाई थे। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नियों के साथ अपना परिवार अलग बसा चुके थे, जबकि मेरे मम्मी-पापा एक ही घर में रहते थे। मेरे डैड का बिजनेस काफ़ी अच्छा था। मुझे अपनी कंट्री में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतना प्यार दिया था कि कभी मुझे किसी चीज़ की कमी ही नहीं हुई थी। मैं बहुत समझदार लड़की थी। अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। हमारी कंट्री में लड़कियों के साथ रोक-टोक नहीं की जाती और आप तो विदेश का माहौल बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि वहाँ पर लड़के और लड़कियों का बहुत खुला माहौल होता है। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी आसानी से गुज़ारते हैं। उनको किसी चीज़ की रोक-टोक भी नहीं होती। यहाँ तक कि वो कपड़े भी अपनी मर्जी के मुताबिक पहनते हैं। फिलहाल मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब मैंने अपने डैड का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। मुझे शुरू से ही बिजनेस लाइन में बहुत इंटरेस्ट रहा था। कभी-कभी बाहर से कुछ लोग हमसे मीटिंग करने के लिए आते थे, तो उन मीटिंग्स को भी मैं ही हैंडल किया करती थी। मेरे डैड ने भी सारा काम मुझे ही सौंप दिया था। मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे डैड यही चाहते थे कि मेरी शादी भी किसी बिजनेसमैन लड़के से हो या फिर कोई ऐसा लड़का हो जो अमीर हो। जिस सिटी में हम लोग रहते थे, वहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग ही रहा करते थे। एक दिन मेरी मुलाकात राजेश से हुई। राजेश वही लड़का था जिसके मेरी ज़िंदगी में आने से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। डैड ने मुझे बताया था कि 2 दिन के बाद इंडिया से कुछ लोग हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए आने वाले हैं। इंडिया में मुंबई शहर के एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक के कुछ सेक्रेटरी और कुछ मैनेजर्स वगैरह आने वाले थे, जिनको वहां के मालिक ने सारा काम समझाकर भेज दिया था और फिर उसके बाद वो हमसे मीटिंग करते थे। उस मीटिंग के दौरान जितनी भी बातें होती, वो सारी ही बातें मुझे अपने मैनेजर के साथ मिलकर उनके साथ करनी थीं। मीटिंग के अपॉइंटमेंट की टाइमिंग मेरी सेक्रेटरी मुझे दे चुकी थी। 2 दिन बाद जब इंडिया के क्लाइंट हमारे यहाँ आए, तो मीटिंग स्टार्ट कर दी गई थी। इस दौरान मैंने देखा था कि लगभग मेरी ही उम्र का एक लड़का उन लोगों के साथ आया था। वो उनकी कंपनी का मैनेजर था। मुझे खुशी हुई थी कि इतनी कम उम्र का मैनेजर जिसे बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी थी। मैंने सुना था कि इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग रहते हैं। अगले दिन उनको यहाँ से जाना था, मगर उनकी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। फ्लाइट के मिस हो जाने की वजह से हमें उन लोगों का ध्यान रखना था, क्योंकि मीटिंग तो पूरी हो गई थी। अब एयरलाइंस में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी और उनकी फ्लाइट अगले दिन की थी। हमारी कंपनी ने उन लोगों की मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी, क्योंकि हमारी कंट्री के लोग भी दूसरी कंट्री के आए हुए मेहमानों की बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी किया करते थे। फिलहाल वो लोग एक दिन और हमारे यहाँ ठहरे। जब उनके जाने का समय हुआ, तो राजेश ने अपनी जो प्रेजेंटेशन हमें सौंपी थी, वो बहुत अच्छी थी, जिस पर मेरे डैड ने उसे अप्रिशिएट किया था। फिलहाल वो लोग वहाँ से चले गए थे। जब पहली बार मैंने राजेश को देखा था, तो वो मुझे अच्छा और समझदार लड़का लगा था। उसके बाद फिर कभी मैं उसे नहीं देख सकी। लेकिन जब लगभग 2 साल गुजरे, तो मेरी मुलाकात उससे अपनी कंट्री में हुई। मैं उसे फौरन ही पहचान गई थी, क्योंकि उससे अचानक ही मेरी टक्कर हो गई थी। जब हम लोग मॉल में थे, टक्कर इतनी जोरदार हुई थी कि मैं गिरते-गिरते बची थी, मगर मुझे राजेश ने थाम लिया था। मैं उसे देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि वह इंडियन था और वो भी मुझे पहचान गया था और हेलो कहने लगा। बस उसी दिन के बाद से हम दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। दरअसल अमेरिका में उसका कोई दोस्त रहता था और वो इस दौरान अपने दोस्त के यहाँ आया हुआ था और उसने बताया था कि इंडिया की जिस कंपनी में वो काम करता था, वहाँ से उसने नौकरी छोड़ दी है। अब शायद वो कोई और काम कर रहा है। मुझे इंडियन लोग बहुत पसंद है। मैं सोशल मीडिया पर भी हमेशा लोगों को सर्च करती रहती थी और मेरी काफ़ी सारे इंडियन लोगों से दोस्ती भी थी, मगर अभी तक मैंने किसी को हकीकत में आजमाया नहीं था। राजेश से मेरी दोस्ती हुई तो वह काफ़ी समय मेरे साथ अमेरिका में गुजार कर गया था। वो नेचर वाइज बहुत अच्छा था।
मेरी उससे जब दोस्ती हुई तो मैं उसके साथ ही वक्त गुजारा करती थी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वह इंडिया में रहने वाला एक मिडिल क्लास इंसान था और मैं अमेरिका में रहने वाली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। फिलहाल मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थीं। उसकी और मेरी काफ़ी हद तक गहरी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन जब उसके इंडिया आने का टाइम आया तो मैं बहुत अफसोस में आ गई थी क्योंकि मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। हम दोनों फ़ोन पर भी बातें करते थे। वो तो इंडिया आ गया था, मगर मैं बहुत उदास रहने लगी थी और एक दिन मैंने उसे प्रपोज़ भी कर दिया था। वो हमेशा मुझे मैम कहकर ही बुलाता था, लेकिन मैंने उसे टोक दिया था कि तुम्हें मुझे मैम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम रूबी है और तुम मुझे रूबी ही कहकर बुलाया करो। इसलिए हम दोनों के बीच अब झिझक टूट गई थी। मुझे हिंदी बोलना भी आता था क्योंकि मैंने ऑनलाइन हिंदी सीख ली थी। कुछ समय इसी तरह से गुजर गया था। मैं हमेशा राजेश के प्यार में गुम रहती थी। मेरे और राजेश की दोस्ती के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उधर राजेश के यहाँ उसकी बहन और उसके कुछ दोस्त ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि राजेश मुझसे प्यार करता है। एक दिन राजेश ने मुझे बताया कि उसकी मम्मी उसका रिश्ता देख रही हैं और जल्द ही उसकी शादी भी हो जाएगी। यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने राजेश से कहा कि तुम कुछ भी करके यहाँ आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेंगे, मगर उसने इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी कंडीशन नहीं बता सकता। मेरी बहन शादीशुदा है और वो भी जल्दी जल्दी हमारे घर आती जाती रहती है। उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है और मेरी बूढ़ी माँ, जिसे छोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो किसी बात की दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे पास आ जाओ। उसकी बात मुझे कुछ अजीब नहीं लगी थी। मैं उसे प्यार करती थी। मैं उसके खातिर इतना तो कर ही सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे डैड कभी भी मेरी और राजेश की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें इंडियन लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे। वो कभी भी अपनी बेटी की शादी इतनी दूर नहीं कर सकते थे, जबकि उनकी बेटी इंटेलिजेंट थी और उनके बिजनेस को संभाल रही थी। हालांकि राजेश की कोई औकात नहीं थी। वह इंडियन था और एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला इंसान था जो मामूली सी सैलरी कमाया करता था। उसकी कंपनी वालों ने उसे कंपनी के काम के सिलसिले में यहाँ विदेश भेज दिया था और फिर उसके बाद वो अपने किसी दोस्त के यहाँ मिलने के लिए आया था, मगर वो यहाँ नहीं आ सकता था। राजेश ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आना होगा, वरना तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारे डैड कभी भी हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं राजेश को नहीं बोल सकती थी। मैंने इस बारे में अपने डैड से बात की थी कि राजेश से मेरी शादी करवा दे, क्योंकि एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। मेरी सोच के मुताबिक मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला था कि डैड ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वह मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी के साथ कर चुके थे। वो था जोन, हमारी सिटी के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरा दिल तो कहीं और लगा हुआ था, तो फिर मैं वहाँ शादी कैसे कर सकती थी। लेकिन डैड तो बस जिद पर आ गए थे कि मेरी शादी होगी तो जोन के साथ होगी, वरना मैं अपनी राजेश से शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दूं। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने वो रास्ता अपनाया जिसको मुझे नहीं अपनाना चाहिए था। मैंने राजेश से कॉल करके बोल दिया था कि मैं अगले हफ्ते तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। तुम्हारी शादी अगर किसी से होगी तो वो मैं हूं। मैंने अपने घर से भागने का पूरा प्लान बना लिया था। मैंने फ्लाइट के टिकट भी बुक करवा दिए थे, लेकिन एन मोमेंट पर मेरे डैड को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने एयरपोर्ट से ही मुझे घर बुला लिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी सब लोगों के सामने। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने लास्ट मोमेंट पर बात बदल दी थी कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ। यह बात सुनकर मेरे डैड को हैरानी भी हुई थी कि मैं कभी इंडिया नहीं गई, तो फिर मैं अपने दोस्त से मिलने क्यों जा रही हूँ। डैड समझ गए थे कि मैं उनकी आंखों में धूल झोंकना चाहती थी, मगर अब मुझे बड़े ही शातिर तरीके से काम करना था। मैंने राजेश से कहा था कि तुम्हें कुछ समय का इंतजार करना होगा। जब तक यहाँ मेरे डैड का मूड मेरी तरफ से ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे डैड बहुत अमीर इंसान थे।
वो कुछ भी कर सकते थे, जिससे शायद मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मगर मुझे सिर्फ और सिर्फ राजेश की फिक्र थी। मेरे डैड उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। फिलहाल राजेश ने कहा था कि मैं कुछ दिनों तक तो अपनी मम्मी को रोक सकता हूँ, मगर उसके बाद तुम्हें यहाँ आना ही होगा। फिर कुछ दिन गुजरे तो डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, मगर वो इस दौरान ना तो ज्यादा अपने बिस्तर से उठ पा रहे थे और ना ही अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे थे। इस बात को काफी दिन हो चुके थे, इसलिए राजेश बार बार मुझे कह रहा था कि तुम यहाँ पर कब आ रही हो, मगर मैंने उससे कह दिया था कि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर वहां पर नहीं आ सकती। काफी दिन इसी तरह से गुजर गए थे, मगर मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। एक दिन मुझे राजेश ने कॉल करके बताया कि वो खुद ही फ्लाइट से वहां आ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर चौंक गई थी, बल्कि बहुत खुश हुई थी। उसने कहा था कि वो जिस कंपनी में जॉब करता है, उस कंपनी के मैनेजर के साथ वो फिर से किसी मीटिंग की डील करने के लिए यहाँ आ रहा है। अब की बार जब वो यहाँ आया तो उसने मेरे साथ शादी कर ली थी और उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, मगर मैं मजबूर थी। मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब थी, मैं नहीं जा सकती थी। उसने मुझे कहा कि अगर तुम अब की बार भी नहीं गई तो शायद तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मेरे साथ चलो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी जोन के साथ करवा देंगे। ये बात तो राजेश बिल्कुल ठीक कह रहा था, क्योंकि डैड ने अपनी ऐसी हालत में अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी। उनका कहना था कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी जोन के साथ होते हुए देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो मैं भी बहुत डर गई थी। फिलहाल मैंने राजेश के साथ यहाँ से भागने का फैसला कर लिया था और फिर इस तरह मैं राजेश के साथ फ्लाइट से यहाँ आ गई थी। डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर वालों में से किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया था, मगर जब 2 दिन तक मैं घर पर नहीं पहुंची तो फिर सब लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। इससे पहले वो लोग कोई गलत एक्शन उठाते, मैंने इंडिया पहुंचते ही अपनी माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि अब मैं कभी वहां वापस नहीं आऊंगी। मैं शादी कर चुकी हूँ। मेरे इस फैसले से उन लोगों को बहुत बुरा लगा था, मगर अब जो होना था वो हो चुका था। ये बात जब शायद मेरे डैड को पता चली तो वो यह सदमा बर्दाश्त न कर सके थे, बल्कि और बीमार हो गए थे। लेकिन मुझे राजेश से प्यार हो गया था और उसके प्यार की पट्टी मेरी आंखों पर बंध गई थी। मुझे उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। मैं राजेश का साथ पाकर बहुत खुश थी। अब मैंने शादी कर ली थी, यह जानने के बाद मेरे घर वालों ने कोई गलत एक्शन मेरे खिलाफ नहीं उठाया था। राजेश मुझसे शादी करने के बाद अपने घर ले आया था। जैसे ही उसकी माँ ने घर का दरवाज़ा खोला तो वो बड़ी गौर से मुझे देखने लगी थी। उस समय घर में उसकी बहन भी मौजूद थी। उसे देखकर उसकी माँ ने उससे सवाल किया कि ये लड़की कौन है, क्योंकि मैं देखने से ही विदेशी लगती थी। मेरे बाल गोल्डन थे, मेरा रंग दूध की तरह सफ़ेद था और आंखें भी भूरी-भूरी थीं। उसकी मम्मी को लगा कि मैं उसकी कोई दोस्त हूँ, मगर जब मैंने और राजेश ने मिलकर उनके पैर छुए और राजेश ने उन्हें बताया कि हम दोनों शादी कर चुके हैं, उसने अपनी माँ से कहा कि इसका नाम रूबी है और ये अमेरिका से आई है। ये सुनकर तो उनके होश उड़ गए थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने देखा था कि राजेश उनसे नजरें झुकाकर बातें कर रहा था। राजेश की बहन इस बात पर मुस्कुरा रही थी। उसको मैं बहुत पसंद आई थी। उसने मुझे घर के अंदर बैठने के लिए कहा था, मगर उसकी माँ इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसकी बहन मुझे कमरे के अंदर ले गई थी और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी थी कि किस तरह से हम दोनों ने शादी की। मगर राजेश की माँ उसे बहुत बातें सुना रही थी कि तुझे शादी करने के लिए यही विदेशी लड़की मिली थी। हमारी हिंदुस्तानी लड़कियां क्या खत्म हो गई थी? तू तो काम के सिलसिले में अमेरिका गया था। अब समझ आया कि तू वहां काम करने नहीं गया था, बल्कि इस लड़की को लेने के लिए गया हुआ था। राजेश खामोशी से अपनी माँ की सारी बातें सुन रहा था। वो घर का इकलौता बेटा था। उसकी बहन जो उसके घर में रह रही थी, वो प्रेग्नेंट थी। शायद वो अपनी ससुराल से अपनी प्रेगनेंसी के दिन गुजारने के लिए अपने मायके आ गई थी। उसने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी। मगर मेरी सास को इस बारे में कुछ नहीं पता था।
मेरी और राजेश की शादी ने उनको एक जोरदार झटका दिया था, जिससे वो बहुत नाराज हुई थी। कई दिनों तक वो हमसे नाराज रही थी। उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की थी, जबकि मैं उनसे हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें मेरा पहनना ओढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं अपनी कंट्री के हिसाब से छोटे-छोटे कपड़े पहनती थी। जब उन्होंने मुझे ऐसी हालत में घर के अंदर दाखिल होता हुआ देखा था, तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर तक पर सवाल उठाए थे और राजेश को ना जाने कैसी-कैसी बातें मेरे बारे में कही थीं। उनका मानना था कि विदेशी लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं। उनका न जाने कितने मर्दों के साथ अफेयर होता है। वो हर मर्द को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेती है। पढ़ी लिखी होती है, मॉडर्न ख्याल की होती है। हमारे साथ इस लड़की का गुजारा कभी नहीं हो सकेगा। मैं सब कुछ खामोशी से सुनती रही थी। मैंने उनको खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी। वो मुझसे जैसा कहते थे, मैं वैसा ही किया करती थी। मुझे यहाँ आए हुए लगभग 3 दिन गुजर चुके थे और मैं अपनी सास को खुश करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुश ही नहीं हो रही थी। और फिर फाइनली उन्होंने ये बात तो मान ली थी कि उनका बेटा यहाँ शादी करके मुझे ला चुका है और अब मेरा यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो मेरा इंडिया में कोई था और ना ही मेरा अमेरिका जाना इतना आसान था। मैंने अपनी सास को कहते हुए सुना था कि लड़की जब इतनी अमीर है तो अपने साथ थोड़े बहुत पैसे नहीं ला सकती थी। खाली हाथ उठाकर तुमसे शादी करके यहाँ गई है। अब जो भी है, जैसी भी है, मुझे तो इसे बहू स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी सास ने अपनी परंपराओं और रीति रिवाज के मुताबिक राजेश के साथ मेरी दोबारा से शादी करवा दी थी। मैं बहुत खुश हुई थी कि उन्होंने मुझे बहू एक्सेप्ट किया। इधर मेरी ननद का 7वां महीना चल रहा था। हमारी शादी में उनका पति भी आया था। उनका नाम कार्तिक था। जब मैं पहली बार अपने नंदोई से मिली थी, तो अपनी कंट्री के हिसाब से मिली थी। मैंने उनके पैर नहीं छुए थे, बल्कि उनसे हाथ मिलाया और उनके गले लग गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे ही मिलते थे। ये सब कुछ मेरी सास को बहुत बुरा लगा था, जबकि मेरी ननद भी मुझे घूर कर देख रही थी। मैं उन सब का ऐसा रिएक्शन देखकर कंफ्यूज हो गई थी। जब राजेश ने मुझे बताया कि कार्तिक जी के पैर छुओ, तो मैंने उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। मेरी सास को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी तो हमेशा दूसरों से लिपटने के लिए तैयार रहती है। इसे इतनी शर्म नहीं है कि वह उसका नंदोई है। मेरे पति ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, अगर आप मेरी पत्नी को यहाँ के तौर तरीके सिखाओगी तो वो यहाँ के हिसाब से ही चलेगी। अभी वो यहाँ के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने उनसे कहा था कि राजेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर मुझसे कहीं पर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे समझा दीजिए। मैं घर के सारे कामकाज किया करती थी। अपनी सास को कुछ करने ही नहीं देती थी, मगर मैं जैसे कपड़े पहनती थी, मेरी सास को उनसे बहुत दिक्कत होती थी। मेरी सास ने राजेश से शिकायत कर दी थी कि मैं अपने इस तरह के कपड़े पहनना बंद कर दूं। राजेश कुछ दिन तक तो अपनी नौकरी पर नहीं गया था, लेकिन उसके बाद उसने जाना शुरू कर दिया था। मेरी सास तो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी, मगर मेरी ननद बहुत अच्छी थी। हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक करती रहती थी। मुझे उसकी बातें बहुत पसंद थीं, क्योंकि वो नेचर की भी बहुत अच्छी थी। मैंने इंडियन खाना बनाना भी सीख लिया था। मेरे नंदोई घर आते तो मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। उनकी नीयत गलत थी, मगर मैं उनकी नीयत को नहीं समझ सकी थी। मुझे यही लगता था कि वो मुझसे मेरे ही तरीके से बात करते हैं, लेकिन वो तो धीरे-धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ, जब एक दिन मेरे नंदोई और मेरे पति मिलकर छत पर बैठे शराब पी रहे थे। जब मैं वहां पहुंच गई, तो मुझे देखते ही मेरे नंदोई कहने लगे, आइए भाभी जी, यहाँ बैठ जाइए। मेरे पति ने उनको बताया कि मेरी पत्नी भी ड्रिंक करती है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रिंक करना नॉर्मल सी बात थी। उन लोगों को ड्रिंक करते देखकर मेरा भी मन करने लगा था और मैं इंडियन टेस्ट करना चाहती थी। जब मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली तो दोबारा से मेरे पति ड्रिंक बनाने लगे थे। तभी सोडा खत्म हो गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं लेकर आती हूँ। राजेश ने मुझे रोक लिया और वो कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम मत जाना। किचन में मम्मी मौजूद होंगी और अगर उन्होंने तुम्हारे मुंह से आई हुई शराब की स्मेल से पता लगा लिया कि तुमने ड्रिंक की है, तो वो बहुत हंगामा करेंगे। ये बात मुझे ठीक लगी थी, इसीलिए
मेरे पति खुद सोडे की बोतल लेने के लिए चले गए थे, जबकि मैं अपने नंदोई के साथ ही छत पर मौजूद थी। मेरे पति के जाने के बाद वो मेरे बराबर में आकर बैठ गए थे और मेरा हाथ पकड़ने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे गले भी लगा लिया। ना जाने क्यों उनका ये सब करना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो इंसानियत के नाते सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो मुझे गलत गलत जगह से टच कर रहे थे। मैं उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ था कि जल्दी ही राजेश सोडे की बोतल लेकर आ गया था। मेरे पति के छत पर आते ही वो झट से मुझसे अलग होकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और कहने लगे कि मैं भाभी से अमेरिका के रहन सहन के बारे में पूछ रहा था, जबकि उन्होंने फौरन ही मेरे पति से झूठ बोल दिया था। वो तो उसके जाने के बाद लगातार ही मेरी खूबसूरती की बातें कर रहे थे। जब से मैं यहाँ आई थी, तब से मेरा नंदोई लगातार मेरे ससुराल में ही रह रहा था। मेरी ननद प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। मेरी सास उसे आराम करवाती थी और मैं घर के सारे काम करती थी। मेरे आ जाने से मेरी सास को बहुत फायदा हुआ था। वो मुझे नौकरानी की तरह इधर से उधर काम देती रहती थी। मैंने उनकी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे, मगर मुझसे साड़ी नहीं पहनी जाती थी। वो मुझसे संभलती ही नहीं थी। मैंने अपनी सास से कहा था कि मुझे कोई ऐसे कपड़े दे दें जिसे मैं आराम से कैरी कर सकूं। साड़ी मुझसे संभलती ही नहीं थी और उसका पल्लू बार बार मुझसे गिरता रहता था। तो सास मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाया करती थीं, इसलिए मैंने उनसे ऐसा कहा था। फिर मेरी सास ने मुझे सूट पहनने के लिए दिया, जिसको मैं ठीक से पहन तो लेती थी, मगर इन कपड़ों में मुझे घुटन होती थी। मैं ज्यादातर छोटे कपड़े ही पहना करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे अपने आप को पूरी तरह से ढक कर रखना पड़ता था। मेरी सास कह रही थी कि हमारे यहाँ मोहल्ले के लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए अपने सिर पर पल्लू ढक कर रहा करो। इस पल्लू से तो मेरा दम घुटता था। एक बार तो मेरा पति मुझे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जा रहा था। जब मेरी सास ने कहा कि सिर पर पल्लू नहीं किया, मैंने झट से सिर पर पल्लू रख लिया था। मेरी सास कहने लगी कि वहां तुम्हें अपना चेहरा खोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें राजेश के साथ देख लिया तो लोग समझ जाएंगे कि तुम इंडिया की नहीं हो। इस तरह लोग तुम पर नजर रखने लगेंगे। फिर हर जगह से तुम्हारी शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी और हम लोग नई मुसीबत का शिकार होने लगेंगे। मैंने अपनी सास से कहा था कि मम्मी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। पूरे रास्ते मैंने अपना घूंघट चेहरे से नहीं हटाया था। इस घूंघट की वजह से मैं बाजार में कुछ भी नहीं देख सकी थी, जबकि राजेश मुझसे बार बार कह रहा था कि तुम अपना चेहरा खोल दो। यहाँ पर तो मम्मी नहीं है, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि अगर धोखे से भी मम्मी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे बहुत सारी बातें सुनाएंगे और फिर से वो मुझसे नाराज हो जाएगी। वैसे भी अभी तक मेरी तरफ से उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजेश ने मुझे काफी सारी शॉपिंग कराई थी। मुझे तो इस घूंघट की वजह से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी मुझे इन कपड़ों में और सिर पर पल्लू रखने की वजह से बेहद गर्मी लग रही थी। इसलिए मैं वहां पर बेहोश हो गई और ना जाने राजेश कैसे मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गया था। डॉक्टर ने बताया कि गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गया था। मेरा बीपी लो हो गया था। फिर जब मैं घर आई तो राजेश ने सब लोगों को ये बात बताई कि बाजार में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी को पैदल चलने की आदत नहीं होगी ना, ये तो अमीर बाप की बेटी है, इसे गाड़ियों में घूमने का शौक होगा। राजेश ने मम्मी को खामोश रहने के लिए कहा था और उनसे कहा था कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले ही मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। कमरे में आते ही मैंने दुपट्टा बिस्तर पर रख दिया और इन कपड़ों से भी मैं अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, मगर कपड़े नहीं बदल सकती थी। अब मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत डालनी थी। यहाँ का खाना भी मुझे बहुत तीखा लगता था। मेरी सास कहती थी कि हमारे यहाँ कम मिर्च का खाना बनता है, मगर मुझे तो इस खाने में बहुत ही मिर्ची लगती थी। कुछ दिन गुजरे तो मुझे पीरियड्स हो गए थे और जब ये बात मेरी सास को पता चली तो उन्होंने इस बात का इतना बड़ा इशू बनाया था कि मैं खुद ही हैरान रह गई थी। मेरी सास ने मुझे राजेश से दूर रहने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था
कि मुझे ना तो घर में किसी धार्मिक जगह पर जाना है और ना ही किचन में जाना है। यहाँ तक कि अपने पति से भी दूरी बनाकर रखनी है। उनका मानना था कि पीरियड होने वाली लड़कियों को अपवित्र माना जाता है। वो अपने पति से भी दूरी बनाकर रखती है, किचन में भी नहीं जाती और उनका खाना उनके बिस्तर पर ही दिया जाता है, जबकि मैं सब नहीं मानती थी। ये सारी बातें मुझे बड़ी ही बेवकूफ़ी भरी लगती थीं। मैंने अपनी सास से कहा, पीरियड होना तो नेचुरल सी बात है, इसमें इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। इस बात पर मेरी सास ने कहा कि जब तुम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती तो ज़्यादा बहस भी मत किया करो, बस जैसा कहती हूँ वैसा करती रहो। उस दिन हमारे घर के सब लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे थे। मेरा भी मन कर रहा था, मगर उनके मुताबिक मैं अपवित्र थी, इसलिए घर से नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए साफ मना कर दिया था। मुझे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि राजेश, जो कि पढ़ा लिखा था, वो भी अपने घरवालों की बातों को बहुत आसानी से मान जाता था। वो सब लोग गाड़ी में बैठकर शादी में जा चुके थे। मेरी सास ने कह दिया था कि तुम घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। हमारे घर के बाहर सामने ही एक छोटा सा चाय का होटल था। वहाँ पर कुछ लड़के बैठे रहते थे जो मुझे देखकर हाय हेलो करते रहते थे। मैं भी उनको हाय हेलो कह दिया करती थी। यहाँ का मानना था कि यहाँ जब लड़कियाँ खुद आगे होकर किसी से बोलती हैं तो लड़कियों को गलत माना जाता है। इस बारे में तो मैं नहीं जानती थी। मैं हर किसी से हंसी खुशी बोलती थी, उनसे हाथ मिलाती थी और कभी-कभी गले भी मिलती थी। यही वजह थी कि चाय के होटल पर जो लड़के बैठे रहते थे वो हमेशा मुझ पर नजर रखते थे। मैं कब घर से बाहर निकल रही हूँ, कब हमारे घर में क्या हो रहा है। उस दिन जब घर के सारे ही लोग घर से चले गए तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरी सास जाते समय मुझसे कहकर गई थी कि मैंने तुम्हारा खाना और पानी कमरे में रख दिया है, किचन में मत जाना और खाना खा लेना। मैं अपने कमरे में बैठे टीवी देख रही थी और साथ-साथ खाना भी खा रही थी, जब अचानक मुझे छत पर किसी के कूदने की आहट हुई। घर का दरवाज़ा तो मैंने अच्छे तरीके से बंद कर लिया था, मगर छत पर इतनी ज़ोर से धमक क्यों हुआ था, मैं ये जानकर थोड़ा डर भी रही थी। मगर फिर मैंने इग्नोर किया कि ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ ही धमाके की आवाज़ हो, कहीं आसपास भी तो हो सकती है। यही सोचकर मैंने दोबारा से अपना ध्यान खाने पर लगा लिया और अभी मैं टीवी देखने में बिजी थी। जैसे ही मेरी नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर गई तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि कमरे के अंदर एक लड़का दाखिल हो रहा था और ये लड़का वही था जो हमारे घर के सामने बैठा रहता था और मुझे हाय हेलो करता रहता था। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और तुम किस तरह से यहाँ पर आए हो? मगर वो तो अजीब सी मुस्कुराहट लिए कमरे के अंदर चला आ रहा था। खाना तो जैसे मैंने एक तरफ रख दिया था। मैं बहुत डर रही थी। वो धीरे-धीरे मेरे करीब आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो मेरे ऊपर लपका ही जा रहा था। वो इतना ताकतवर था कि मैं उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। वो मुझसे कह रहा था कि आज घर में कोई नहीं था, इसलिए मौका देखकर मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। तुम बहुत खूबसूरत हो। राजेश के तो मज़े आ गए, जो वो एक फ़ॉरेनर लड़की को यहाँ पर ले आया। इस तरह तो उसका भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा और हमारा भी। उसकी इस तरह की बातें मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थीं। मैं उससे बचने की बहुत कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और मैं कमरे के बाहर भागने की कोशिश करने लगी। मैंने देखा कि कमरे के बाहर एक लाठी रखी हुई थी। मैंने वो लाठी अपने हाथ में उठाई और जैसे ही वो लड़का दोबारा से मेरे करीब आया, मैंने उसके सिर पर ज़ोर से वो लाठी मार दी। उसके कान से खून बहने लगा था। इतनी ही देर में घर का दरवाज़ा झट से खुल गया और घर के अंदर सब लोग दाखिल हुए थे। मेरे पति ने जब ये सब देखा, तो वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने लाठी को ज़मीन पर फेंक दिया और मैं अपने पति के गले लगकर रोने लगी। फिर मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया, जबकि मेरी सास इस बात पर मुझे ही बातें सुनाने लगी थी। उन्होंने राजेश से कहा था
कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि इस लड़की को अपने साथ मत रखो। देख लिया इसका अंजाम, ये लड़की इसी तरह से मर्दों को रिझाएगी और अब तो हमारे यहाँ यही लगा रहेगा। मोहल्ले के लड़के और आदमी इसके आगे पीछे घूमते रहेंगे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम्हें उसके ऊपर जानलेवा हमला करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा, मम्मी, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी इज्जत खराब कर सकता था। मेरी सास कहने लगी, तो फिर तुम्हें शोर मचाकर मदद के लिए लोगों को बुलाना चाहिए था ना। मेरे पति ने अपनी माँ को खामोश करवाया और वो मुझे लेकर कमरे में चले गए थे, क्योंकि अब मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मैं अपने पति के गले लगकर रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर यही सब होता है। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ औरत के साथ गलत होने पर उसे ही इल्ज़ाम दिया जाता है, जो चाहे औरत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है। मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर औरत खुलकर अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। ना तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ घर से बाहर निकल सकती हूँ और ना ही किसी से बात कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं घर में भी सुरक्षित नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर राजेश ने मुझे गले लगा लिया था, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि हमारे माहौल में और यहाँ के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये बात जैसे तैसे ख़त्म हो गई थी, मगर मेरे नंदोई अभी भी मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। मैं किचन में खाना बना रही होती तो वो मौका देखकर किचन में आ जाते थे और मुझे पीछे से पकड़ लेते थे। मैं उछल जाती थी और उनसे कहती थी कि आप ये क्या करते हो? तो वो कहते थे कि अरे भाभी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ मुलाकात करने का यही अंदाज होता है। मैंने सोचा, भाभी जी आप मेरे इस अंदाज से बहुत खुश हो जाओगी, वरना मेरा गलत मतलब नहीं था। मुझे लगा शायद वो सच कह रहे हैं, इसीलिए मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था। मैं जहाँ होती वो मेरे पीछे पीछे आते थे। मैंने कई बार उन्हें दीदी से झगड़ते हुए भी देखा था, मगर जब मैं उन लोगों के कमरे में जाती थी तो वो दोनों शांत हो जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़के के सर पर मैंने लाठी मारी थी, उसके बारे में मोहल्ले में गलत गलत बातें होने लगी थीं और सबका यही मानना था कि मैंने उस पर जानलेवा हमला किया है और मैं ही उसे बहका रही थी। मगर कोई ये नहीं समझ रहा था कि वह तो छत से कूदकर हमारे घर में आया था और मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना बचाव करके कुछ गलत नहीं किया था। मेरी सास इस बात पर बार बार यही कहती थी कि तुम मर्दों को रिझा रही हो। आज तक हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गैर मर्द हमारे घर के अंदर आया हो। मेरी भी तो जवान बेटी है, खूबसूरत है, कभी उसे तो किसी ने तंग करने की कोशिश नहीं की और तुम्हारे आते ही लोग छत से कूदकर हमारे घर के अंदर दाखिल होने लगे। मुझे तो लगता है कि तुमने ही उसे बुलाया था और जब तुम्हें लगा कि तुम पकड़ी जाओगी, इसलिए तुमने उस पर वार कर दिया। अपनी सास की ये बातें मुझसे बर्दाश्त ना हो रही थीं। इस घर में आकर मैं पछताने लगी थी। मुझे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे रो रो कर अपने मम्मी पापा की याद आती थी। हाँ, पर मुझे इतनी तसल्ली थी कि मेरा पति तो मेरे साथ था, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वो कभी मुझे बुरा नहीं कहता था। कई दिन और इसी तनाव में गुजर गए थे। मैं अपनी ननद का बहुत ख्याल रखती थी। उसका डिलीवरी का समय आने वाला था। वो भी मुझसे बहुत खुश रहती थी। राजेश भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो हमेशा मेरी खुशी के खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार रहता था, मगर मेरी सास उसे हर काम के लिए रोक दिया करती थी। मेरी सास जितना हो सकता उसे मना करती थी कि वो मेरा कहना ज्यादा ना माना करे। इसीलिए राजेश अपनी मम्मी के सामने मुझसे दूर दूर रहता था। एक तरफ वो मेरा पति तो दूसरी तरफ अपनी माँ का बेटा भी था। इसीलिए उस बेचारे को हम दोनों की बात माननी पड़ती थी। हम दोनों के बीच वो दबकर रह गया था। सबसे ज्यादा तो वो अपनी मम्मी से परेशान था। एक कपल घर में जिस तरह से रहते हैं, मेरी सास हमें उस तरह से भी रहने नहीं देती थी। यहाँ तक कि मेरे पीरियड के दिनों में वो मुझसे कहती थी कि मैं जमीन पर अपना बिस्तर करके सोया करो और राजेश के बिल्कुल करीब ना जाया करो। एक दिन मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी बहन लीजा को फोन किया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मुझे रह रहकर इस बात का एहसास हो गया था कि अपने पेरेंट्स की बात ना मानने की वजह से मेरे साथ गलत हो रहा है। मैंने लीजा को कॉल की तो वो मुझसे बहुत नाराज थी,
मगर थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझे माफ़ कर दिया था। उसने बताया कि तुम्हारे जाने के 1 महीने के बाद डैड की मौत हो गई, जबकि मोम डैड का बिजनेस संभाल रही है। अपने डैड की मौत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने कहा था कि काश मैं डैड से आखिरी समय में मिल सकती। लीजा कहने लगी कि तुमने जो हरकत की थी, उसके बाद तो डैड तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने मेरे मरने पर भी उसे बुलाया तो अच्छा नहीं होगा। वो तुमसे बहुत नाराज थे। लीजा का फ़ोन कटने के बाद मैं बहुत दुखी थी कि क्या मेरे डैड मुझसे इतनी नफ़रत करने लगे थे। मैंने इतना भी गलत नहीं किया था। उस दिन मैं बहुत रोई थी। अभी मैं अपने कमरे में बैठी हुई ही थी। तभी अचानक मेरी ननद के ज़ोर-ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं दौड़कर अपनी ननद के कमरे में गई तो देखा कि मेरी ननद दर्द से तड़प रही थी। उसे लेबर पेन हो रहा था। हम सब उसे अस्पताल लेकर भागे। उसे एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर ने राजेश को दवाई का पर्चा दिया और उसे दवाइयाँ लाने के लिए कहा था, जबकि मेरी सास कहने लगी कि अब यहाँ अस्पताल में मुझे 3-4 दिन रुकना पड़ जाएगा। मगर मैं सामान वाला बैग तो जल्दबाजी की वजह से घर पर ही भूल आई हूँ। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी घर से सामान वाला बैग मैं आपको लाकर देती हूँ। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास ने कहा कि अच्छा ठीक है, चली जाओ, मगर जल्दी आना, रात का समय हो रहा है। तभी मेरे नंदोई बोल पड़े थे और उन्होंने कहा कि माँ जी भाभी जी का रात के समय अकेली जाना ठीक नहीं रहेगा। इस समय वैसे भी शहर का माहौल बहुत खराब चल रहा है। मैं आपको अपनी गाड़ी पर लेकर चलता हूँ। मेरी सास ने कहा कि सामान मेरे बेडरूम में रखा हुआ है, वहाँ से ले लेना। उन्होंने मुझे कार्तिक जीजा जी के साथ गाड़ी पर घर से सामान लेने के लिए भेज दिया था। जब मैं घर आई तो मैं अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मैं अभी बैग ढूंढ ही रही थी जब अचानक नंदोई मेरी सास के कमरे में आए और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने झटके से पीछे की तरफ देखा तो मैं ये देखकर चौंक गई थी। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हो? आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ नहीं भाभी जी, बस आपसे अकेले में मिलने का मन कर रहा था। कब से आपसे अकेले में मिलने का मौका ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कोई मौका मिलता ही नहीं था। आज बहुत अच्छा मौका मिला है और मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। उनकी बातें सुनकर मैं शौक रह गई थी। पहले तो मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन जब वो मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे धक्का देकर बेड पर लिटा दिया, तो मैंने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत डर गई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें पीछे धकेलने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वो थे कि मेरे साथ जबरदस्ती किए जा रहे थे। उन्होंने मुझे बेड पर बड़ी मजबूती से लिटाया हुआ था। मैं अपने हाथ पैर मारने की भी कोशिश कर रही थी। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे समझ आया था कि उनका मेरे इतने क्लोज होने का ये मतलब था, वो इस बात का फ़ायदा उठाते थे कि मैं फ़ॉरेनर हूँ। मगर अब मैं यहाँ आ गई थी, तो धीरे-धीरे यहाँ पर रहने वाले लोगों को समझ गई थी। मैंने देखा कि बेड के बराबर में ही साइड टेबल पर शीशे का फ्लावर पॉट रखा हुआ था। मैंने अपना हाथ लंबा करके वो फ्लावर पॉट उठाया और अपने नंदोई के सर पर जोर से दे मारा था, जिससे नंदोई के सर से खून बहने लगा था और वो घायल हो गए थे। मैं जल्दी से उनके पास से उठी। अपनी इज्जत बचाने का मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता था, मगर उनको तड़पता हुआ देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। उनके सर से बहुत खून बह रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी ननद के पति थे। उधर उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी और मैंने रोना शुरू कर दिया था। मेरी सास ने मुझे उस लड़के पर हमला करने वाली बात पर ही इतनी बातें सुनाई थीं, तो अपने दामाद के लिए न जाने वो क्या करती। मैं जानती थी कि सबका इल्ज़ाम भी मुझे ही दिया जाएगा। सब लोग मुझे गलत समझेंगे। ये इंडियन लोग हैं, बहुत ही जज्बाती हैं। अब की बार तो शायद राजेश भी मुझे गलत समझ सकता है, क्योंकि वह इस बात को सोचेगा कि मैंने उसकी बहन का घर खराब कर दिया। अब ना जाने क्या होगा। मेरी तो रो रो कर हालत बुरी हो गई थी। मैं जीजा जी को जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो होश में ही नहीं आ रहे थे। मेरे पास राजेश को कॉल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने राजेश को कॉल की,
कॉल रिसीव करते ही राजेश ने कहा था कि तुम कहाँ रह गई हो रूबी? तुम जीजा जी के साथ कब से गई हुई हो? जल्दी आओ ना। दीदी ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैंने राजेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं रोने लगी। मेरे रोने की सिसकियां सुनकर वो समझ गया था कि मैं परेशान हूँ और मैं रो रही हूँ। उसने मुझे सवाल किया और वो घबरा गया। कहने लगा कि क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? मैंने रोते हुए कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। उसने कहा, रुको, मैं अभी घर आता हूँ। वो झट से घबराते हुए घर आ गया था। जब उसने जीजा जी की ऐसी हालत देखी, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है इनको? मैं उसके गले से लिपट गई और मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मुझे यहाँ से जाना है। मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हारी जिंदगी में आई। मुझ जैसी लड़की को ना जाने यहाँ के लोगों ने क्या समझ लिया, जिसका मन करता है वो मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा रहता है। मैंने कहा, मेरे डैड सही कहा करते थे कि तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। तुम्हारे और मेरे स्टैंडर्ड में भी काफ़ी फ़र्क है। उस दिन तो मोहल्ले के लड़के ने मुझ पर गंदी नज़र डालने की कोशिश की थी और मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। मगर आज तुम्हारे जीजा जी मेरे साथ ये सब करने जा रहे थे। मेरे हाथ में फ्लावर पॉट आया और मैंने उनके सर पर मार दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी बहन के सुहाग को उजाड़ने की कोशिश की, मगर मैं क्या करती? क्या एक औरत को अपनी इज्जत बचाने का भी पूरा पूरा हक नहीं है? मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी मम्मी मुझे गलत समझोगे, क्योंकि बात तुम्हारी बहन के पति पर आ गई है। मैं यहाँ रहकर आखिर कब तक खुद को बचाती रहूं? कब तक मैं तुम्हारी मम्मी की नज़रों में गलत बनती रहूं? मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम अपने जीजा को अस्पताल ले जाओ। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, बल्कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूँगी कि मैंने उनके सर पर फ्लावर पॉट दे मारा। लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ से जाने देना। उनकी सांसें चल रही हैं। वो अभी जिंदा है। राजेश ने मेरी बातें सुनकर मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि अब तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो। तुमने जो भी किया, बिल्कुल ठीक किया। एक बार जीजा जी को होश में आने दो, मैं उनसे तब बात करूँगा। राजेश ने अपने जीजा को अस्पताल में भर्ती करवाया, मगर मेरे दिल में अभी भी यही डर था कि मेरी सास इस बात पर बहुत गुस्सा करेंगी। न जाने वह कैसा हंगामा क्रिएट करेंगी। मेरे पति अस्पताल में अपने जीजा को भी लेकर आ गया था, जहां पर मेरी ननद भी एडमिट थी। मेरी सास को जब ये सब कुछ पता चला, तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था और मुझसे कहा था कि अगर मेरी बेटी का सुहाग उजड़ गया, तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। राजेश उस समय वहां पर नहीं था। 3-4 दिन तक मेरी ननद अस्पताल में रही और मेरे ननदोई का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। वो होश में तो आ गए थे, मगर बहुत शर्मिंदा थे। किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। उनको ये लगता था कि वो मेरी इज्जत खराब कर देंगे और मैं हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह खामोश होकर बैठ जाऊंगी। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही अपना बचाव करूंगी। मेरी ननद को नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो गया। वो जब जब अपने पति के बारे में पूछती, तो मेरी सास कोई न कोई बहाना बना दिया करती थी। जब मेरी ननद डिस्चार्ज हुई, तो घर आने के बाद मेरे पति ने उसको सब कुछ बता दिया था। मेरी सास को लगा था कि उनकी बेटी ये बात सुनकर रोएगी, तड़पेगी और मुझे भी बुरा भला कहेगी और कहेगी कि इस लड़की को ही इस घर से निकाल दो। शायद मैं भी ऐसा ही समझ रही थी कि मेरी ननद भी अपनी माँ की तरह मुझे बुरा समझेगी, मगर वो ऐसी नहीं थी। उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी सास, जो अपनी बेटी के सामने ही मुझे बुरा भला कह रही थी, उसने अपनी माँ को खामोश करवा दिया और वो रोते हुए कहने लगी, भैया मम्मी, आप लोग प्लीज़ खामोश हो जाइए। मम्मी, आप भाभी को बातें सुनाना बंद कीजिए। आप भाभी को तो बुरा भला कह रही हो। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर भाभी की यह हालत है तो वो क्यों है? क्यों आपकी बहू के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था? वो मेरा पति है। उसे मेरे लिए सीरियस रहना चाहिए था, मगर वो तो दूसरी औरतों पर हमेशा नज़र रखता है। मेरी शादी को 8 साल हो गए। 8 साल बाद उसे ऊपर वाले ने पिता बनाया, लेकिन फिर भी उसे इस बात का एहसास नहीं कि अब उसके आगे भी बेटी आ गई है। शायद उसके की का फल उसकी बेटी को भी मिल सकता है।
वो इंसान है ही घटिया। मैं तो उसके साथ सिर्फ इसलिए गुजारा कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इंसान मेरे काबिल ही नहीं है। मैं हर बार खामोश रही, चुप रही कि वो अब सुधर जाए, मगर वो कभी नहीं सुधर सकता। एक बार मैं मार्केट जाने के लिए घर से निकल गई थी। घर में नौकरानी अकेली थी, लेकिन जब मैं आधे रास्ते तक पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स तो घर ही भूल आई हूँ। मैं वापस जब घर पर आई तो मुझे अपनी नौकरानी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और मैंने खुद अपनी आंखों से इस इंसान को अपनी नौकरानी के साथ ज़बरदस्ती करते हुए देखा था। वो दिन मेरे लिए बहुत खतरनाक था। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा पति ऐसा भी हो सकता है। मैंने उसी समय नौकरानी को तो नौकरी से निकाल दिया था, मगर अब जब उसने मेरी भाभी पर भी गंदी नज़र डाली, तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि भाभी भी यहाँ से चली जाए? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक इंसान की वजह से मैं सबको नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आई और मेरा हाथ थाम कर कहने लगी कि भाभी, आपने उसके साथ बिल्कुल ठीक किया। आप तो बहुत हिम्मत वाली हो। आपने उस मोहल्ले के लड़के पर भी हमला कर दिया था। वो भी अब यहाँ सब पर नजर नहीं डालेगा और आपने मेरे पति के साथ भी बिल्कुल ठीक किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा पति अगर मरता है तो मर जाए, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी और अब मैं कभी उसके साथ नहीं रहूंगी। मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरी सास उसके पास गई और कहने लगी कि तू ये कैसी बातें कर रही है? बेटा, वो तेरा पति है, जैसा भी है, तुझे उसके साथ जिंदगी गुजारनी होगी। मेरी ननद ने अपनी माँ से कहा कि मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारूं जो मुझे छोड़कर दूसरी औरतों पर नजर रखता है। अब उसके आगे बेटी आ गई है। क्या पता वो अपनी बेटी पर भी गंदी नजर रखने लगे। मुझे ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी बेटी की परवरिश ऐसे इंसान के साथ मिलकर नहीं कर सकती जिसे औरतों की इज्जत करना ही नहीं आता, जो औरतों को पैर की जूती समझता है। मेरी नंद ने फैसला कर लिया था कि वो अपने पति को छोड़ देगी। उसका पति अगले ही दिन रिकवर होकर जब घर आया तो मेरी ननद ने उसे घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया और उससे डिवोर्स की मांग की थी। मेरा नंदोई बहुत शर्मिंदा हुआ था। वो अपने किए की माफी मांग रहा था क्योंकि वो जान चुका था कि उसके आगे भी अब बेटी आ गई है और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी उसे छोड़ सकती है। मेरी ननद ने उसे माफ नहीं किया। उसने उससे डिवोर्स ले ली और फिर वो आज भी हमारे घर पर अपनी बेटी के साथ रह रही है। मुझे अपनी ननद को देखकर बेहद अफसोस होता है कि उस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, मगर हम उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वक्त के साथ साथ मेरी सास को भी अक्ल आ गई और फिर वो भी मेरे साथ बेहतर हो गई। जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, तो उनका नेचर मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उस दिन के बाद से अगर कोई मेरे ऊपर नजर उठाकर देखने की भी कोशिश करता, तो मेरे साथ में मेरा पति नहीं, बल्कि मेरा पूरा परिवार खड़ा हुआ है जो मेरी मदद करता है। मेरी नंद ने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं जो दूसरी जगह पर मुंह मारे। जिस इंसान के साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता, उसे आपको बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए, न कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके सारी जिंदगी गुजार देनी चाहिए। मैं तो राजेश के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर मैंने जो हिम्मत अपने आप को बचाने के लिए की है, वही आप लोगों को भी करनी होगी। मैं भले ही फॉरेनर हूँ, मगर मैं एक इंसान भी हूँ। क्या हम विदेशियों की कोई इज्जत नहीं होती? क्या हम लड़की नहीं हैं? तो क्यों इस समाज में लड़कियों को गंदी नजर से देखा जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार किए जाते हैं? परंपराओं के नाम पर हमें नीचा क्यों दिखाया जाता है? मुझे आप लोगों से अपने जवाब का इंतजार रहेगा और मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।